तो आप लोगों को आइए जो क्लास है इसमें हम डिफरेंशिएशन के बारे में बताएंगे। डिफरेंशिएशन मीन्स की रेट ऑफ चेंज। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको लेकर के जो बच्चे हैं उन 11th में जो जा रहे हैं, जो 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये ऐसे मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी है, जो लोग मैथ्स ऑप्ट करेंगे उनके सिलेबस में भी है, लेकिन सिलेबस में थोड़ा लेट से आता है, सिलेबस में पहले नहीं आता है। डिफरेंशिएशन सिलेबस में थोड़ा लेट से आता है, लेकिन 11th में जो ज़रूरत पड़ेगी वो पहले ही पड़ जाएगी। पहले पड़ जाने का मतलब कि अभी आप जैसे ही काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, जो मतलब डायमेंशन और यूनिट डायमेंशन के बाद जो दूसरा चैप्टर पड़ता है वेक्टर और यूनिट डायमेंशन का काइनेमेटिक्स, तो वहीं से आपको 11th की काइनेमेटिक्स में मैंने मोशन इन वन डायमेंशन में आपको ये जरूर पढ़ने लगेगा कि कैसे चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, दरअसल इसके में होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं उसे? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So dependent variable means those variables which we can choose on our own in a equation of two variable, and independent variable means on which we don't have control. Means for example, you can say that if you are having x plus 2y equal to 5, now it is a very unanimously assumed convention that y is known as the independent variable and x is known as the dependent variable. Here you can say that x is dependent variable, independent variable, independent variable, and y is dependent variable. Dependent variable. Now what I am trying to say that if x is independent variable, then value of the x you can choose in accordance of your will, on your own. मतलब x आप अपने मन से चूज कर सकते हैं, लेकिन y पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। Once you are choosing y, then you are not left with any kind of the desire for having. Once you are choosing x, then you cannot choose y, because if suppose you are choosing x is equal to 1, तो y कितना हो जाएगा? 5 minus 1 by 2 means 2। तो जब आप एक बार x अपने मन से चूज कर लिए तो y फिर आप चूज नहीं कर सकते, y जो होना होगा वो होगा। x आप मान लिया 2 चूज कर लिए, तभी नहीं कि y 3 चूज कर लें। y अब क्लियर हो गया कि y क्या होगा। y होगा हमारा कितना? y 5 minus 2 means 3 by 2। x आप 4 चूज कर लिए तो y हो जाएगा 5 minus 4 by 2 means 1 by 2। इस तरह से इसे कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ये वेरिएबल, तो ये जो दो वेरिएबल आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बदलने के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो चेंज करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये चीज हम लोगों को सीखनी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल used to get change on changing with independent variable। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो बड़े जनरस हैं, मतलब ये बहुत व्यापक हैं कि कहाँ कौन वेरिएबल के साथ कौन सी चीज हो रही है। ये आप सोच सकते हैं कि जैसे इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको दिखाऊं। प्रैक्टिकल एग्जांपल,
तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, बाकी ढेर सारे एग्जांपल आप खुद ही सोच सकते हैं। और वो इस तरह से चेंज होते हैं, उनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो कुछ इस तरह से है कि यू कैन नॉट इमेजिन कि अच्छा ऐसे ऐसे भी हो नहीं सकता है, और उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम लोगों के कंफाइंड डोमेन में ही अपनी पढ़ाई पढ़नी है, लेकिन जैसे आप देखिए एक इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट with marks of student in different test in test series। अभी देखिए ये भी एक लड़का एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, उसके डिफरेंट टेस्ट में उसके क्या मार्क्स होंगे। फिर आप सोच सकते हैं कि एक दूसरी चीज वाटर लेवल when water is filled in a tank। आप सोच सकते हैं कि जैसे एक टैंक है और इसमें से पानी गिर रहा है, ये ऐसे ऐसे पानी और ऐसे ऐसे पानी गिर रहा है, और जैसे पानी गिरेगा आप देखेंगे समय के साथ वाटर लेवल व्हेन वाटर इज फिल्ड इन ए टैंक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए टाइम एक वेरिएबल है, आप यहाँ टाइम देंगे और मान लें किसी भी टाइम पर ये हाइट h है और s देंगे, तो आप देखेंगे कि टाइम t बराबर 0 पर हाइट 0 है, 1 सेकंड में कुछ हाइट है 2 सेकंड। अब इस पर डिपेंड करेगा कि वाटर किस रेट से गिर रहा है। आप समझ सकते होंगे खुद ही कि वाटर किस रेट से गिर रहा है। इसी तरीके से ये जो चेंजेज है, ये चेंजेज की पूरी एक थ्योरी है। अभी तक चूंकि 9-10 तक ये ऐसा सिखाया जाता है, वहां भी आपको चेंज बताया जाता है, लेकिन कोई चीज आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एब्रप्टली बता दे, तुरंत ही बता दें। तो चीजों को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे होता है कि जैसे आपको ये बताया जाता है, अभी आप लोगों को जो जिन चीज़ों से मतलब मोस्टली यू पीपल आर एक्सपोज, दे आर ऑफ कांस्टेंट चेंजेस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ओनली विद दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू आर एक्सपोज मोस्टली, कि जिसमें चेंजेस कांस्टेंट रेट से हो रहे होते हैं। तो आपको कहा जाता है एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मतलब हर सेकंड में 10 ही मीटर गाड़ी आपकी चलेगी, तो 5 सेकंड में वो कितनी चल चुकेगी, मतलब हर सेकंड में गाड़ी की जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 10 मीटर कर रही है, बता दिया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि अभी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि पहले सेकंड में 10 चलेगी, फिर दूसरे सेकंड में हो सकता है 20 चले, फिर हो सकता है 50 चल जाए, या कोई ऐसा वेरिएबल तरीका, तो उसमें ऐसा नहीं आता। लेकिन आप सोचें तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे तो बहुत सारे इस तरह के चेंजेस होते हैं कि जिसमें रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे मान लिया आपको एक मैथमेटिक्स की बात बताऊं कि एक y वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ y = x की तरह एसोसिएटेड है, और एक y वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ √x की तरह एसोसिएटेड है, और एक y वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ x² की तरह एसोसिएटेड है। अब इन सारे में आप देखेंगे कि हमने x बराबर 0 रख दिया, तो पहले वेरिएबल की वैल्यू 0 आएगी, दूसरे की भी 0 आएगी, तीसरे की भी 0 आएगी। और मान लिया x = 1 कर दें तो क्या होगा, तो भी 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब x = 2 कर दें तो क्या होगा, 2 आएगा, 1.41 आएगा, और फिर 4 आ जाएगा। x = 3 कर दें तो क्या आएगा, 3 आएगा, 1.732 आएगा, और 9 आएगा। x = 4 कर दे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, और 16 आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि हम डिफरेंट x पुट करते जा रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ऐसा ये वाला केस है, ये वाला
कि जिसमें कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, हर बार 1 यूनिट चेंज हो रहा है, हर बार 1 यूनिट। इसके अलावा यहाँ क्या रेट कांस्टेंट है चेंज होने का? नहीं। यहाँ क्या रेट कांस्टेंट है चेंज होने का? नहीं है। हर बार यहाँ बढ़ जा रहा है। पहले हम x तो 1 यूनिट हमेशा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 1 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, ये 5 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, 7 बढ़ा, इसी तरीके के। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रेट का चेंज ही एक चेंज है। बहुत सारे चेंज ऐसे हैं जो वेरिएबल रेट के चेंज भी हैं, और हम लोगों को ये काम करना है कि वेरिएबल रेट से अगर जो चेंज हो रहा है तो कैसे उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि whatever the techniques we have learned in our previous study, that is very much sufficient only for constant rate change examples. But as I am trying to say that you can find n number of the examples in which the changes which is occurring in the dependent variable with respect to the independent variable, they are not of constant nature. आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे मैंने पानी का लेवल कहा, हो सकता है पानी तेजी से गिरता आ रहा हो, या आपको मैं ऐसा एग्जाम्पल दिखाता हूँ जैसे हम लोग लाते हैं छोटा ट्री, छोटा पेड़ ऐसे 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 बैठाते हैं, एक टाइम t बराबर 0 होता है, और टाइम t इक्वल टू जब 20 ईयर हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि वो पेड़, वो जो छोटा पेड़ था वो पेड़ कैसा हो गया, बड़ा हो चुका है, ऐसे इस तरह। अब कब चेंज हुआ? किसी ने पेड़ बढ़ते देखा? आपने खुद की लंबाई कभी बढ़ते हुए देखी है? लेकिन ये बात तो दिस इज अ ट्रूथ दैट once upon a time you are very why you each and every one of us was very small child, and even after 20 years 30 years they become older and older, but at no point of time you can observe that here I am getting increased. आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि आप देखो मैं बढ़ा, ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन ये तो असलियत सब लोग मानेंगे कि इतने बड़े तो बचपन में नहीं थे, और कब बढ़ा आप जानते भी नहीं हैं। तो बहुत सारे चेंज होते हैं, मॉडरेट रेट के चेंज होते हैं, ग्रेजुअल रेट के चेंज होते हैं, इन्फिनिट स्मॉल रेट से बढ़ते हुए चेंजेस होते हैं, एब्रप्ट चेंजेस भी होते हैं। सैलाब आती है, तूफानी इतनी बड़ी बड़ी जो लहरें आ जाती हैं सैलाब, उसमें क्या तुरंत पानी बढ़ जाता है, ऐसे भी होता है, धीरे धीरे भी बढ़ता है। तो कुल मिला के हम लोगों को आज एक सिर्फ इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, अगले वीडियो में हम लोग ये दिखाएंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते कैसे हैं। इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग इस वीडियो में बताएंगे कि डिफरेंशिएशन, व्हाई डिफरेंशिएशन इज इम्पोर्टेंट। Differentiation is important because it is providing a technique in which if any variable is getting changed with respect to the other variable, even in not constant way, then we can determine some sort of formulas about the rate of change. Rate of change means परिवर्तन होने की दर of dependent variable with respect to the independent variable. पहले हम लोग changes देख लिए, ये changes के बारे में बात थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते कैसे हैं। तो ये चीज हम लोगों के सामने आएगी बात कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे इसको करते हैं? जैसे इसको करने के लिए आप लोगों को एक थोड़ी सी चीज सीखनी होगी। ये पहले कोई भी जो टॉपिक है वो ऑलवेज यूज टू गेट स्टार्ट विद अ वेरी स्पेसिफिक फिलॉसफी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप 10 दिन में 100 रुपये पाते हैं, तो एक दिन में कितने रुपए पाएंगे? तो आपका जवाब जो होगा, तुरंत जो आपके दिमाग में जवाब आ रहा होगा वो गलत जवाब है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम 10 दिन में 100 रुपये पाते हैं तो एक दिन में 10 रुपये पाएंगे। ऐसा ही हम लोगों को सिखाया गया है। लेकिन आप मन में आप इस प्रॉब्लम को किताब से निकाल दीजिए और अपने लाइफ पर लाइए कि आप 10 दिन में 100 रुपये पाते हैं तो एक दिन में आप कितने रुपये पाएंगे, इसके बारे में आपके लाइफ में जवाब है।
कि आज आपके पास कुछ नहीं है, 10 दिन बाद 100 रुपये हो, तो क्या इसका यही एक तरीका है कि रोज 10-10 रुपये निकाल के अपने जेब में रखें? आप पा रहे होंगे कि नहीं, ये तरीका नहीं है। इसके अलावा हजारों तरीके होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप 9वें दिन सीधे अपने पापा की जेब से 100 रुपये इकट्ठे निकाल लें। ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके पास 200 रहे और कल जो है 50 रुपये खर्चा हो जाए, परसों 50 रुपये खर्चा हो जाए और अंतिम में 10वें दिन आपके पास 100 रुपये रहे। तो बस यही जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसी चीज़ को आपको, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम को जनरल करना, प्रैक्टिकल लेवल पे लाना। ये तो एक किताबी बात हो गई। ये बात तब सही होगी कि ये चीज़ प्रोवाइडेड हो क्वेश्चन में कि हाँ रोज आपको बराबर रुपया ही मिलता है, तब तो 100 × 10 = 10 हो जाएगा। लेकिन अगर जो चीज़ ऐसे कोई पूछे कि 10 दिन में 100 पाते हैं, 1 दिन में कितना पाएंगे, और वो आगे चीज़ ना बतावे कि जो टोटल अर्निंग मनी पर डे है वो कांस्टेंट है, तो तुरंत आपको बोलना चाहिए कि इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिसको हमें बता सकें कि 1 दिन में 10 ही पाएंगे। इसके 1 दिन में 10 पाएंगे, इट कुड बी द वन ऑफ द आंसर, बट इट इज नॉट द यूनिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज जस्ट वन ऑफ द मींस एम्पल पॉसिबल आंसर, जो बहुत सारे पॉसिबल आंसर, उसमें से एक आंसर ये भी है। लेकिन अगर जो मैं आपको बोलूं कि आप पर डे 10 रुपया पाते हैं तो 10 दिन में कितना पाएंगे, जब हमको ये बात बोलते हैं कि हर दिन आप 10 रुपये पाते हैं, तब 10 दिन में कितने पाएंगे, तब 100 रुपये आंसर हो जाएगा, और उसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा। मतलब अगर जो आपको एक छोटा चेंज मालूम है तो आप उसके आधार पे बड़ा चेंज निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा चेंज मालूम है तो उसके आधार पे छोटा चेंज वही होगा, ये बात सही नहीं होगी। 10 दिन का चेंज आपको पता है कि 100 रुपये आया, उसके आधार पर आप ये नहीं कर सकते कि 1 दिन का चेंज 10 रुपये आएगा, एकदम ऐसे स्पेसिफिक होकर नहीं कर सकते। और 1 दिन का चेंज अगर जो आपको पता है तो आप उसके आधार पर 10 दिन का चेंज बता सकते हैं। ये बात समझनी है। स्मॉल चेंजेस जो होते हैं वो बिग चेंजेस के लिए सही रिजल्ट देते हैं, लेकिन बिग चेंजेस जो होते हैं स्मॉल चेंजेस के लिए सही रिजल्ट नहीं देते। अब आपको 2 एक्स हमने बताया, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 2 चीज़ों से आपको परिचित कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। dx, तो पहले चीज जानिए ये इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं है कि dx में d और में x का गुणा किया गया, या कहीं जरूरत पड़ने पर आप इसको काट सकते हैं। मीन्स यू आर नॉट लेफ्ट विद दैट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आप dd काट दो, ये गलत गणित है, ये गलत है, ये गलत। तो dx एक वेरिएबल है, फिर आप समझ सकते हैं। और जिस चीज के ऊपर d लग जाता है मैथमेटिक्स में, अब आप ये चीज नहीं जानेंगे, बहुत सारे लोग इस वीडियो ये मूविंग स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। dx मतलब इन्फिनिट स्मॉल वैल्यू ऑफ x, जो भी वो आपका वेरिएबल है उसका इन्फिनिट स्मॉल पार्ट x होगा। इस तरह से आप लिख सकते हो कि जैसे डी फ्रॉग = टेडपोल। अगर जो मेढक का अगर जो डी लगा दोगे उस पर, तो टेडपोल निकल जाएगा, मतलब मेढक का सबसे छोटा रूप। इसी तरीके से dy इन्फिनिट स्मॉल वैल्यू ऑफ y, ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन में है डाटाबेस में, इनको पहले आप समझिए। और जब हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ, हम लोग देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके मतलब क्या होता है कि y के बदलने की दर x के रिस्पेक्ट में y के बदलने की दर। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसमें इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि व्हाट विल बी द चेंज इन y व्हेन x विल गेट चेंज इटसेल्फ फ्रॉम बाय 1 यूनिट। ये चीज, किसी की भी चेंज आप यही जानते हैं, हम लोग कहते हैं चेंज परसेंट पर मतलब 1, असेंट माने 100, मतलब 100 में कितना चेंज हो। हम कहते हैं कि हमने 80% नंबर पाया, तो उस चेंज में मतलब कि 100 में आप कितना चेंज पा रहे हैं। लेकिन जब हम चेंज कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज होने की दर, तो इसका मतलब यही होगा इस रेट से चेंज हो रहा है। तो मतलब ये होगा कि जो कोई एक चीज ए चेंज हो रही होगी बी के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, जिसके रिस्पेक्ट में मतलब वो पैमाना है, कौन सी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। 2 बात हमको सोचना है। जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है वो 1 यूनिट बढ़ने से
वो चीज कितनी बढ़ती है, यही रेट ऑफ चेंज है। तो इसको हम लोग कहेंगे अमाउंट ऑफ चेंज। ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करें। अमाउंट ऑफ चेंज इन y when x will get change by 1 यूनिट। जब x हमारा 1 यूनिट चेंज करेगा तो y जितना भी यूनिट चेंज होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज इन y when x will get changed by 1 यूनिट। उसके बाद dy, अब हम लोगों को मालूम है कि x में 1 यूनिट का चेंज करने पर y में जो चेंज हो वही रेट ऑफ चेंज है। इसको एकदम देसी भाषा में समझिए कि x में 1 यूनिट का चेंज होने पर y में जो चेंज होगा वही क्या होगा, रेट ऑफ चेंज है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि छोटे चेंज से बड़े चेंज में जाते हैं तो सही रिजल्ट निकलता है। तो हम लोग छोटे से चेंज में, अब dx मतलब इन्फिनिट स्पान, मतलब x का सबसे छोटा पार्ट। तो ऐसे अगर जो एक पैमाना लिखें कि चेंज इन x और चेंज इन y, तो मान लो कि चेंज इन x हमारा dx हो गया। ये तो हम जान ही सकते हैं कि भाई x में बहुत छोटा सा चेंज करेंगे तो y में बहुत छोटा सा चेंज तो आप एक्सपेक्ट ही करेंगे। अगर x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में है, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा बदलेंगे तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल भी थोड़ा सा बदल जाएगा। इसका कोई पैमाना नहीं है कि कितना थोड़ा सा, क्योंकि कितने थोड़े से को आप जान नहीं सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। आप सोचिए ना, कितने थोड़े से को जानने का मामला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भाई 1 रुपये है, 2 लोगों में बांटा 50 पैसा मिला, 4 लोगों में बांटा 25 पैसा मिला, 100 लोगों में बांटा 1 पैसा मिला, 200 में बांटेंगे आधा पैसा मिलेगा, 400 में बांटेंगे 1/4 पैसा मिलेगा। अब हम कितने भी लोगों में बांट डालेंगे, कहते हैं कि इनफाइनाइट लोगों में बांट देंगे तो आप लोगों ने सुना होगा 1/इनफाइनाइट, अक्सर लोग लिख देते हैं 0, लेकिन वो 0 नहीं होता, वो 0+ होता है। उसको बोलचाल की भाषा में 0 लिखते हैं, क्योंकि 1 रुपये को 4 लोगों में बांटने में 4 पैसा मिल रहा है, 2 लोगों में 1 पैसे को बांटने में, फिर 400 लोगों में बांटने में 4 पैसा मिला, 200 बांटने में 200 पैसा मिला, तो इनफाइनाइट लोगों में बांटने में क्या 0 पैसा मिलेगा। अगर जो 0 पैसा मिलता है एग्जैक्ट 0, तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि जैसे जब 4 लोगों को बांटा और 25 पैसा मिला, चारों लोगों से 25 पैसा ले लिया तो आपका 1 रुपया तैयार हो गया ना। इनफाइनाइट लोगों में बांटने में जो 0 मिलता तो सबका 0 लेंगे तो फिर 1 रुपया कहाँ गया हमारा, वो तो मिलना चाहिए। कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हमेशा वैलिड होता है मैथ्स में। तो ये 0 नहीं है, इट इज एक्चुअली 0+। और वो 0+ इतना है कि यू कैन नॉट डिटरमाइन, आप जो भी लेने जाओगे उससे हम छोटा बता देंगे। आप बोलोगे वो 1/10 लाख है, हम कहने 1/20 लाख है। कोई बोलेगा 1/100 करोड़, हम बोलेंगे 1/200 करोड़, 1/6000 करोड़ है तो बोलेगा 1/8000 करोड़। तो इट इज काइंड ऑफ एंडलेस फाइट, यू कैन नॉट फाइंड दैट व्हाट वुड बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई व्हेन mathematics keep calm, then we invented about a term that is called dx. It is the means name of our helplessness. हम लोगों की जो असहायता है उसका नाम dx। हम नहीं जानते कि dx कितना है, बस ये जानते हैं कि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। और ये बहुत छोटा है, और छोटे चेंज से बड़े चेंज जाने, मैंने बोला था 1 दिन का चेंज मालूम चल जाए तो 10 दिन का चेंज आप निकाल सकते हो। 10 दिन के चेंज से 1 दिन का चेंज नहीं निकलेगा। तो मैं कह रहा हूं कि चेंज इन x अगर जो dx है तो चेंज इन y dy एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और dx से बढ़कर के अगर जो चेंज इन 1 हो गया तो ये कितना हो गया, dy/dx हो गया। तो और हम लोग अभी क्या पढ़ के आए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द x इज नथिंग बट इट इज जस्ट द अमाउंट ऑफ चेंज इन y when x will get changed by 1 unit, or that is occurring here, that is taking place here. So here we can say that rate of change of y with respect to x is equal to dy/dx। ये चीज सीख ली कि dy/dx। और इसके थोड़े इससे करीब आते हैं। अब dy/dx आपको पता रहे तो आपको ये पता चल जाएगा, ये
कि x के 1 यूनिट चेंज होने से y का अंदर चेंज कितना होता है। तो जैसे मान लो जैसे मान लिया मैं कर दूं dy/dx = 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x में 1 यूनिट चेंज से y में +3 यूनिट की चेंजिंग हो रही है। बस ये आपको सीखना। अब मान लो ये क्वेश्चन है, यहां मैं x लिखता हूं, यहां y लिखता हूं, यहाँ 2 लिख रहा हूँ, यहाँ 5 लिख रहा हूँ, और यहाँ 7 लिख रहा हूँ, यहाँ आपको भरना है, और यहाँ 9 लिख रहा हूँ, यहाँ भरना है। कैसे करेंगे सोचिए। हमको मालूम चल गया कि x में 1 यूनिट का चेंज होने से ऐसे हम लोग करेंगे चेंज इन x चेंज इन y। तो मालूम चल गया x में 1 यूनिट का चेंज होने से y में 3 यूनिट का चेंज होगा। अब x में 2 से 7 वाला 5 यूनिट का चेंज होने से 5 × 3 मतलब 15 यूनिट का चेंज y में होगा। तो y जो है इस 2 के करस्पॉन्डिंग, उसके बाद 15 यूनिट और मतलब 20 यूनिट। समझ में आ रहा? अच्छा dy/dx जब 3 है तो उसी समय आप अब देखिए यहाँ वाले में क्या है कि ये डाटा आपको दिया था और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्या आपको y में चेंज पता, मींस नाउ यू आर नोइंग चेंज इन y, you have to obtain change in x। तो if dy/dx = 3 तो जो नीचे रहता है उसमें 1 यूनिट का चेंज मानते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं dx/dy = 1/3 और dx/dy 1/3। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये जानकारी क्या बता रही है, ये जानकारी ये बता रही है कि चेंज इन y अगर जो 1 यूनिट है तो चेंज इन x 1/3 यूनिट होगा। चेंज इन y 1 यूनिट है तो चेंज इन x कितना होगा, 1/3 यूनिट होगा। तो 5 से 9 आया तो कितना हो जाएगा 4। चेंज इन x कितना हो जाएगा 4/3। मतलब जितना भी ये है चेंज इन x ये 5 के करस्पॉन्डिंग चल रहा है तो 2 में 4/3 तो 10/3। तो एक आंसर हो गया 10/3 और ये आंसर हो गया 20। ये 20। तो इस तरह से अगर जो हम आपको कोई टेबल दे तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक दूसरा देके दिखाता हूं, dA/dB = -2 और आपसे कहा जा रहा है फिल वैकेंट प्लेसेस इफ। अब ए हो गया, बी हो गया, 2 पर 3, 4 पर कितना, 5 पर कितना, 7 पर कितना, 8 पर कितना। अब देखिए, अब पहले हम लोग ये कर लेंगे कि बी के 1 यूनिट चेंज पर ए में -2 यूनिट का चेंज हो रहा है और इसका मतलब ये भी हो गया dB/dA = -12। तो यहां से ये पता चल गया कि ए में 1 यूनिट का चेंज होने पे बी में जो चेंज हो रहा है वो -12 का हो रहा है। मतलब 2 फार्मूला हमारे पास है, चेंज इन ए, चेंज इन बी। फिर दूसरा है ये चेंज इन बी, चेंज इन ए। अब देखिए जी क्या कह रहा है, चेंज इन ए अगर जो 2 यूनिट है तो चेंज इन बी कितना होगा, -12 होगा। चेंज इन ए अगर जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है तो चेंज इन बी कितना होगा, -12।
और चेंज इन बी अगर जो 1 यूनिट है तो चेंज इन ए कितना आ जाएगा -2। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को ये पता है कि चेंज इन ए 2 से 4 हो गया, तो मींस ए हैज गॉट चेंज बाय 2 यूनिट। आपको here you are knowing the amount of change in A means by 2 unit means B will get changed by -1। तो ये इस जगह पे आप लिख सकते हैं 3 - 1 = 2। अब इस क्वेश्चन में यहाँ से जब हम ये रेफरेंस हमारा, इसको रेफरेंस मान लो, यही पैमाना है। अब हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आप देखिए किसमें चेंज जानते हैं, बी में चेंज जा रहे हैं, जान रहे हैं कि ए में चेंज जाना है। तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, हम बी में चेंज जा रहे हैं। कितने यूनिट से बी में चेंज जाना है? 2 यूनिट से। 2 मतलब चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज और गेन ये दोनों मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो 5 - 3 = 2। तो 2 यूनिट से कितना चेंज हो जाएगा? इसमें ए में -4। तो 2 आपका पहले से ऑलरेडी था और 2 - 4 = -2 हो गया। फिर देखिए तीसरे में 4, 2 और 3 यही रेफरेंस है, और तीसरे में आप किसमें चेंज जानना है? ए में चेंज यू आर नोइंग और बी में चेंज यू आर नोइंग। यू विल फाइंड दैट आई एम नोइंग द चेंज in A, amount of change in A, and it is how much? It is 5 unit. When it is 5 unit, then you will find that in 5 - 5/2। तो ये वाली जो चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 - 5/2 मीन्स हाफ यूनिट। यहाँ आते हैं, फिर देखते हैं रेफरेंस से 4th कॉलम में आते हैं, 4th रो में आते हैं। यहाँ ए में चेंज जानना है कि बी में चेंज जानना है? फिर आपको लगेगा नहीं, यहाँ तो भाई हम बी में चेंज जानना है। कितने का चेंज जानना है? 5 यूनिट का जानना है। तो 5 यूनिट का चेंज जानने से कितना हो जाएगा? ये 5 - 2 मीन्स -10। इनिशियली कितना था? 2, और 2 में से -10 हो गया -8। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन किस लिए इंपॉर्टेंट है और व्हाट डिफरेंशिएशन एक्चुअली मीन। ये तो अभी मैं आपको सिखाने के लिए दे रहा हूँ। इसमें हमने रेट ऑफ चेंज सब कांस्टेंट लगा रखे हैं। अभी ये चीज आपने पढ़ा है, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन भी किए, इस पे आप जो इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं वो भी जानते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, अभी हम लोग इसी क्लास में, अगली क्लास में हम देखेंगे कि जब आपको एक बार ये समझ लीजिए इस नजरिए से इसको, फिर बाद में हम लोग वेरिएबल रेट ऑफ चेंज के भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। और तब आप देखेंगे कि डिफरेंट स्टैंडर्ड फंक्शन के जो होते हैं उनका रेट ऑफ चेंज हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। दैट विल बी द मैटर ऑफ इमेंस इंटरेस्ट। तो इसको आप लोग पहले सीख लीजिए, और उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होते हैं इसके स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।